तो बच्चों हमारी दुनिया का पहला चैप्टर संसाधन का क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो सूर्य प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी है, जल भी है, लेकिन हवाई जहाज नहीं है। केरल में पाए जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन के उदाहरण है? तो निजी नहीं है, नवीकरणीय नहीं है और जैविक संसाधन नहीं है। यह एक संभावित संसाधन है। संभावित संसाधन वैसे संसाधन को बोलते हैं जिसकी मात्रा ज्ञात नहीं हो कितनी है, और यह भी है उसका अभी निकाला नहीं जा रहा हो। तो ये संभावित संसाधन है, आने वाले दिन में इसकी मात्रा ज्ञात होगी और इससे निकाला भी जाएगा। तो ये संभावित संसाधन है। अगला है संसाधन निर्माण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तकनीक का, आवश्यकता का, ज्ञान का, तीनों का आवश्यकता है, उपयुक्त सभी का। अगला है खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। डैश संसाधन के क्षेत्र के विकास के लिए डैश संसाधन के विकास आधार का काम करता है। तो प्राकृतिक तत्व जो है संसाधन के क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। अगला राजस्थान में पाए जाने वाला तांबा डैश संसाधन है। तो खनिज संसाधन के उदाहरण है। डैश ज्ञान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। तो ज्ञान और शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। संसाधन की परिभाषा दें। वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है और जिनका उपयोग तकनीक, ज्ञान और कौशल के द्वारा किया जाता है तो संसाधन कहलाते हैं। तो संसाधन क्या है? वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को क्या करती है? पूर्ति करती है, जिसका उपयोग कैसे होता है? हम लोग तकनीक और ज्ञान और अपने कौशल के द्वारा उपयोग करते हैं। तो वो सारी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन हैं? तो संसाधन के वर्गीकरण अगर प्रमुख आधार बोला जाए तो ये उत्पत्ति भी है, तो प्राकृतिक संसाधन का है। यहाँ थोड़ा आंसर में ये हो गया, त्रुटि हो गया, तो हम लोग इसका लिखेंगे संसाधन के वर्गीकरण का प्रमुख आधार 3 है। पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा हो जाएगा मानवकृत संसाधन, तीसरा हो जाएगा मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को फिर 5 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें उत्पत्ति के आधार पे, विकास की अवस्था के आधार पे, उपयोग के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और वितरण के आधार पे। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमसे पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन और प्राकृतिक। पहला प्राकृतिक, दूसरा मानव संसाधन और तीसरा मानव कृत संसाधन। ये आंसर होगा इसका। ठीक है बच्चों, अगला है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो प्राकृतिक संसाधन सीमित है, इसका अत्यधिक दोहन पर्यावरण में असंतुलन पैदा करता है और इसलिए उसका संरक्षण आवश्यक है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? उदाहरण के सहित लिखें। तो वे संसाधन जो प्राकृतिक द्वारा पुनः प्राप्त हो सकते हैं, प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः प्राप्त हो सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि जल, सूर्य की प्रकाश और पवन यानी हवा, ये हो सकता है। प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता। जो अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखें। तो प्राकृतिक संसाधन के वितरण जो अलग अलग जगह पे होता है, प्राकृतिक संसाधन, उसमें असमानता क्यों है ना? तो इसलिए होता है क्योंकि जलवायु अलग अलग जगह की अलग अलग होती है ना। जैसे भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है, तो अलग अमेरिका या कहीं यूरोप की कोई भी देश की जलवायु अलग प्रकार की होगी, तो वहाँ अलग प्रकार का संसाधन हो सकता है। तो ये है, तो जलवायु के कारण हो सकता है प्राकृतिक संसाधन का वितरण। भौगोलिक स्थिति, अगर कोई देश समुद्र के किनारे या नदी के किनारे है या कोई जगह, तो उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। कोई पहाड़ों के नज़दीक है तो उसकी भौगोलिक स्थिति अलग है। कोई बर्फीले जगहों पर है तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है। तो इस पर भी संसाधन का वितरण अलग अलग हो सकता है, वहाँ और यहाँ के संसाधन में अंतर हो सकता है। भूमि की उर्वरता और खनिज की उपलब्धता आदि कारणों से ही प्राकृतिक संसाधन के वितरण असमान होता है। ये सारा चीज हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ क्या करें? प्राकृतिक संसाधन का दीर्घ उत्तरीय में, तो प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ प्रस्तुत करें। तो प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो उसमें आ जाएगा उत्पत्ति के आधार पे, जिसमें जैविक और अजैविक होता है। दूसरा हो जाएगा पुनरुत्पादन क्षमता के आधार पे, तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। फिर विकास की अवस्था के आधार पे, तो संभाव्य और विकसित या वास्तविक संसाधन भी इसको बोलते हैं। तो ऐसा संसाधन जो संभाव्य है, आने वाले जिसकी मात्रा पता नहीं है या जिसे निकाला अभी नहीं जा रहा है, भविष्य में निकाला जाएगा, या विकसित भी बोला जाता है, या वास्तविक संसाधन भी इसको बोलते हैं। स्वामित्व के आधार पे निजी हो सकता है, सामुदायिक हो सकता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। एक और होता है वितरण के आधार पे स्थानीय और सर्वत्र, ये 2 भाग में उसको भी बांटा जाता है। तो एक और लिख लीजिएगा आप लोग, वितरण के आधार पे भी होता है। अगला है संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण के द्वारा के साथ स्पष्ट करें। संसाधन बनाने के लिए मानव की जानकारी, तकनीक और आवश्यकता महत्वपूर्ण होती है। जैसे पेट्रोल संसाधन माना गया जब मानव ने उसका उपयोग करने के तरीके खोजे। इसी तरह धूप भी संसाधन तब बनी जब सौर ऊर्जा का विकास हुआ। तो संसाधन बनाए जाते हैं, ना कि संसाधन अपने से होता है। संसाधन का जब तक हम लोग किसी चीज़ों का उपयोग और अपनी आवश्यकता नहीं समझेंगे, तब तक वो संसाधन नहीं बन पाएगा। जैसे पेट्रोल का उपयोग अगर हम लोग नहीं खोजते वैसी तकनीक जिससे हम लोग इसका उपयोग कर पाए, तो ये मेरे लिए संसाधन नहीं होता। धूप के लिए भी वही था, सौर ऊर्जा का विकास हुआ तभी वह हमारे लिए संसाधन बना।
इस तरह से जब हम उसकी आवश्यकता के अनुसार वो यूज करना सीख जाएंगे और उसकी आवश्यकता को समझ लेंगे तो वह संसाधन होता है। इसलिए संसाधन बनाए जाते हैं, इस उपयुक्त उदाहरण के द्वारा हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। अगला है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डालें। संसाधन सीमित है, इसकी अंधाधुंध प्रयोग से पर्यावरणीय संकट, जैव विविधता का ह्रास और भविष्य की पीढ़ियों के लिए खतरा उत्पन्न होता है। इसलिए संसाधन का संरक्षण अनिवार्य है और सतत विकास, जिससे सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके। अगर हम इसको संरक्षण करेंगे तो सतत विकास होगा, यानी वर्तमान में हम लोग जो उपयोग कर रहे हैं उसका उपयोग करते हुए भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए वर्तमान में इसका उपयोग कर रहे हैं। तो संसाधन क्या है? सीमित है। इसका अंधाधुंध प्रयोग क्या कर सकता है? पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर सकता है। जब हम लोग इसको सीमा से अधिक उपयोग करेंगे, ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे, जैसे कोयला का खूब ज़्यादा उपयोग होने लगे तो कोयला एक दिन खत्म हो जाएगा, प्रदूषण पूरा धरती पर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, जैविक विविधता का ह्रास हो जाएगा। जैविक विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु जो धरती पे हैं वो भी धीरे धीरे प्रदूषण के कारण विलुप्त हो जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा और भविष्य की पीढ़ियां के लिए खतरा भी उत्पन्न हो जाएगा। आने वाली पीढ़ियां को दिक्कत होगा, जिससे ये सारी चीज़ संसाधन का संरक्षण भी क्या है? आवश्यक है। अगला है संसाधन के अत्यधिक दोहन से मानव ने संकट पैदा किया है। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। प्राकृतिक संसाधन का अंधाधुंध उपयोग ने ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा विश्व का टेम्परेचर, तापमान का बढ़ना जिसको बोलते हैं, धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ते जा रहा है। हर कुछ सालों में क्या हो रहा है? कुछ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि धरती का तापमान बढ़ना, वातावरण का तापमान बढ़ना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। जलवायु परिवर्तन है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण समय पर बारिश नहीं होती है, बरसात में बारिश नहीं, गर्मी में गर्मी नहीं, ठंडा में, ये सब जलवायु परिवर्तन का असर है। प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन, ये सब कारण है। बहुत सारे जीव जंतु पेड़ पौधे विलुप्त हो गए, तो ये पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम है वो असंतुलित होने जैसे गंभीर संकट उत्पन्न किए हैं। सतत उपयोग और संरक्षण इसका क्या है? समाधान है। तो इस कथन से हम पूरी तरह क्या सहमत हूँ कि संसाधन का क्या है? अधिक दोहन मानव के लिए संकट पैदा कर दिया है। निश्चित रूप से किया है। कई सारे जीव जंतु विलुप्त हो गए प्रदूषण के कारण, अंधाधुंध कटाई के कारण, ये सब चीज़ है। तो ये हम लोग देख लिए, अंधाधुंध दोहन के कारण बहुत सारा नुकसान मानव को हुआ है और पारिस्थितिकी तंत्र में एक असंतुलन पैदा किया है। तो हम इसी के साथ यह वीडियो खत्म कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर हम लोगों का हो गया चैप्टर का। अगला वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।